हेलो चिल्ड्रन। आज मैं आईसीएसई बोर्ड में हिंदी में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक साहित्य सागर के काव्य पोर्शन से 5th चैप्टर मेघ आए पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी व्याख्या प्रस्तुत करने से पूर्व मैं इस कविता की रचना करने वाले जो कवि हैं उनके विषय में उनका परिचय दे दूं। कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ये दिनमान पत्रिका के उपसंपादक रहे और बाल पत्रिका पराग के संपादक के तौर पर भी इन्होंने अनेक वर्षों तक कार्य किया। इनका आकस्मिक निधन 1983 को हुआ और इनकी रचनाएं काव्य संग्रह जो हैं वो हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। और उपन्यास इन्होंने लिखा पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। नाटक इनका रहा लड़ाई और कहानी इन्होंने लिखी बकरी। तो ये इनकी काव्य रचनाएं और कुछ गद्य उपन्यास इत्यादि रहे। इन्होंने जो कविता लिखी मेघ आए, मेघ आए एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें प्रकृति के रूप का यानी कहा जाए प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण किया, प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित किया। ये एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें बादलों का प्रतीकात्मक अर्थ लिया जाता है। जो शहर के दामाद गांव में आते हैं उनसे, यानी कि दामाद जो है बादलों के प्रतीक के रूप में है। और इसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। तो आइए कविता प्रारंभ करते हैं। मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें बन ठन के ये एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि सजना संवरना। मेघ बादल, बादल बड़े सज संवर के बन ठन के आकाश में छा गए हैं, यानी कि बादलों का जो रंग है वो कहीं पर गहरे काले हैं, कहीं श्यामल रंग के हैं, कहीं पर लालिमा से युक्त हैं और कहीं रुई के फाहे की तरह सफेद हैं। लेकिन धीरे धीरे वो घनी कालिमा से युक्त हो रहे हैं क्योंकि वर्षा कुछ ही समय के बाद प्रारंभ होने वाली है। अब प्रतीकात्मक अर्थ जब इसका लेंगे मनुष्य के रूप में, तो बादलों को दामाद का प्रतीक माना गया है। ऐसा दामाद जो शहर से आया हुआ है, बड़ा बन ठन के संवर के आया हुआ है और गांव में वो आ रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का अर्थ है हवा, यानी कि बादलों को देख करके वायु जो है वो मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी है, यानी हवा धीरे धीरे बह रही है बादलों को देख करके। और जब इसका प्रतीकात्मक अर्थ लेंगे, दूसरा अर्थ लेंगे मनुष्य के रूप में, तो कहा गया है कि शहर से आने वाले दामाद की जो गांव की छोटी छोटी लड़कियां हैं, जो रिश्ते में कह सकते हैं कि उनकी सालियां लगती हैं, वो उस दामाद को देख करके अत्यंत आनंदित हो गई हैं और उनके आगे आगे नाचती गाती हुई चल रही हैं। गांव के लोगों को ये बताना चाहती हैं कि शहर से दामाद जो है वो गांव में आ चुके हैं, पदार्पण कर चुके हैं। अगली पंक्ति देखिए। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। अब अभी तक इतनी अधिक गर्मी थी, उमस थी, जिसके कारण लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रखे थे। लेकिन जैसे ही बादल आकाश में छा गए, लोगों ने घरों की खिड़कियों और दरवाजों को खोल दिया है और बादलों को निहार रहे हैं। और शीतल वायु जो चल रही है, ठंडी ठंडी धीमी हवा जो चल रही है, उसका भी आनंद लोग ले रहे हैं। और जब इसको दामाद के अर्थ में लेंगे तो यहाँ पे अर्थ होगा कि जैसे ही गांव में शहर के दामाद आ रहे हैं और गांव की छोटी छोटी लड़कियां नाचती गाती उनके आगे चल रही हैं, तो इन दृश्यों को देखने के लिए गांव के लोगों ने अपनी खिड़कियों और दरवाजों को खोल दिया है और वो इन चीजों का, इन दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पाहुन कहा गया है मेहमान को, अर्थात जो गांव में दामाद आए हैं, यानी गांव में जो मेहमान आते हैं या दामाद आते हैं उनको पाहुन कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि जैसे
ज्यों का अर्थ है जैसे, जैसे शहर के दामाद गांव में बड़े बन ठन के सज संवर के आए हुए हों। और आकाश में घने काले बादल जो है वो धीरे धीरे छा रहे हैं और उनको देखने के लिए गांव वालों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। फिर है पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब जब आकाश में बादल छा गए हैं, अलग अलग रंगों में अलग अलग दृश्य जो है वो दिखाई दे रहे हैं, बड़ी सुंदरता वहां पर प्राकृतिक छटा जो है बहुत निराली है। तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब बादलों का आना देख करके पेड़ जो हैं, जो मंद मंद गति से बहती हुई हवा है उसके कारण कभी पेड़ झुक रहे हैं और कभी उठ रहे हैं, यानी उनकी डालियां हिल डुल रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पेड़ जो हैं वो अपनी गर्दन को कभी नीचे झुकाकर और कभी गर्दन को ऊपर उठाकर उचकाए अर्थात ऊपर उठा करके बादलों के आने को देख रही हूँ, बादलों को निहार रही हूँ। और इसी तरह से गांव के लोग जो कि दामाद का आना देख रहे हैं, तो कभी वो उस गली की तरफ देख रहे हैं, गर्दन झुका के कभी देख रहे हैं, कभी गर्दन उचका करके देख रहे हैं कि शहर से आए हुए दामाद जो है अब उनके घर की तरफ आने लगे हैं। तो उनको देखने के लिए गांव वाले भी इसी तरह से गर्दन कभी झुका करके और कभी गर्दन उचका करके उस तरफ देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब हवा ने थोड़ा तीव्र रूप ले लिया है, यानी कि तेज हवा बहने लगी है और तेज हवा आंधी का रूप है। तो तेज हवा जो है आंधी के रूप में चलने लगी है और धूल जो है वो चारों तरफ उड़ने लगी है। जब इसका दामाद के अर्थ में इसको देखेंगे तो गांव की जो किशोरियां हैं, यानी कि अभी तक गांव की छोटी छोटी बच्चियां दामाद के आगे नाचती गाती सी आ रही थी, अब गांव की जो किशोरियां हैं उन्होंने भी दामाद को देख लिया है आते हुए और वो भी अपने घाघरे को पकड़ करके, घाघरे को समेट करके और वो गांव की तरफ जा रही हैं, लोगों के घरों की तरफ जा रही हैं, लोगों को ये बताने के लिए कि शहर से दामाद जो है गांव में आ चुके हैं और वो अब घर की तरफ बढ़ रही हैं। तो गांव की किशोरियां अपने घाघरे को पकड़ करके, समेट करके, जिससे उनमें धूल ना लिपट जाए या वो पैरों में ना फंस जाए, वो गिर ना पड़े, इसलिए घाघरे को पकड़े हुए वो तेजी से गांव में जा रही हैं, घरों की तरफ जा रही हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए। और बादलों के आने पर नदी जो है, नदी जब वर्षा नहीं हुई अभी तक तो नदी सूख सी गई है, बहुत कम पानी उसमें है। तो प्रवाहित होती हुई जो नदी है वो मानो ठिठक सी गई है बादलों के आने को देखकर। बादलों को देखने के लिए वो ठिठक गई है और मानो अपने घूंघट को सरका करके तिरछी दृष्टि से, बाकी चितवन, बाकी कहते हैं तिरछी और चितवन कहते हैं दृष्टि को, तिरछी दृष्टि से वो बादलों की तरफ देख रही है। इसी तरह से गांव की जो नव वधुएं हैं, गांव की जो बहुएं हैं, दामाद को आते हुए देखकर, यानी शहर से दामाद गांव में आए हैं तो गांव की बहुएं जो घूंघट डाले हुए जा रही थी अपने काम के लिए, तो वो इस तरह से दामाद को आते हुए देख करके ठिठक गई हैं, रुक गई हैं और अपने घूंघट को सरका करके तिरछी दृष्टि से दामाद की तरफ देख रही हैं, मानो उनका स्वागत कर रही हूँ, उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। फिर है मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आकाश में घने काले बादल छा गए हैं, बड़े सज संवर के बादल जो है आकाश में आ गए हैं, छा गए हैं। और इसी तरह से शहर के दामाद बड़े बन ठन के सज संवर के गांव में आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का अर्थ होता है अभिवादन करना, स्वागत करना। तो बूढ़ा पीपल, गांव में बूढ़ा पीपल यानी कि बहुत पुराना पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष वैसे भी पुराना, बहुत ही पुराने होते हैं, 200 साल 300 साल यानी इससे भी अधिक वर्ष तक वो जीवित रहते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और पोषण प्राप्त करती हैं और ये बहुत समय तक जीवित रहते हैं। इन पर बहुत सारे पक्षियों का बसेरा होता है और बहुत सारे पशु, बहुत से मनुष्य इनके नीचे आश्रय पाते हैं, यानी धूप में, वर्षा में लोग इसके नीचे खड़े होकर के एक तरह से स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। और इस तरह से पीपल का वृक्ष जो है हमारे लिए पूजनीय होता है, आदरणीय होता है। पीपल और बरगद इत्यादि की देखा होगा कि पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल जो है वो बहुत अधिक
ऑक्सीजन प्रदान करता है हमें, वैज्ञानिक कारण ये भी है। और पीपल और बरगद बहुत वर्षों तक रहते हैं, इसलिए पति, संतान इत्यादि की दीर्घायु की कामना से इनकी पूजा की जाती है। क्योंकि ये वृक्ष अगर सहस्रों वर्षों तक रह सकते हैं, तो इसी कामना से स्त्रियां इन वृक्षों की पूजा भी करती हैं। तो पीपल जो ये वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है, ये मानव बादलों को आगे बढ़कर उनका स्वागत कर रहा है, अभिवादन कर रहा है। और इसी तरह से गांव के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो पूरे गांव में सम्माननीय हैं, उसी तरह से उनसे भी अधिक सम्माननीय एक तरह से गांव के दामाद हैं। तो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति जो है, उस घर के, जिस घर के ये दामाद हैं, वो आगे बढ़ करके जा रहे हैं दामाद का स्वागत करने के लिए। क्योंकि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आगे बढ़ करके दामाद का स्वागत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो इस तरह से बूढ़े पीपल ने मानो आगे बढ़ करके बादलों का स्वागत किया, उनका अभिवादन किया। और घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे बढ़ करके दामाद का स्वागत किया। बरस बाद सुधि लेन्ही, बरस बाद, बरसों के बाद, वर्षों के बाद, सुधि लेन्ही, सुधि कहते हैं स्मरण करना, याद करना, लेन्ही मतलब लिया। अब जो लता है वो बादलों से कह रही है कि बरसों के बाद आपने हमको याद किया। बरस भर बाद, यानी कि बादल तो हर साल आते हैं, वर्षा ऋतु आती है, लेकिन कभी कभी वर्षा कम भी होती है। तो मानो लता जो है बरस भर सूखती रही। लताएं बेलें होती हैं जो पेड़ों का आश्रय लेकर के बढ़ती हैं। इन लताओं को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सबसे पहले सूखने लगती हैं। तो इस तरह से इसको कहा जाए कि जो गांव की बेटी है, जिसका पति ये दामाद है जो शहर से आ रहा है, ये लता उसकी सखी के रूप में है। तो मानो लता जो है किवाड़ की ओट लेकर के या पेड़ों की ओट से, बादलों से ये शिकायत कर रही है कि आपने बरस भर के बाद हमें याद किया, हमारा स्मरण किया, लेकिन आप आ गए, इससे हम मानो प्रसन्न हो गए हैं। अगली पंक्ति देखिए, बोली अकुलाई लता। अकुलाई यानी व्याकुल होती हुई, बेचैन होती हुई जो लता है, जो बेलें हैं, वो मानो बादलों से शिकायत कर रही हैं। ओट हो किवाड़ की, किवाड़ की, किवाड़ कहते हैं दरवाजे को, किवाड़ को, किवाड़ अर्थात दरवाजा, दरवाजे की ओट लेकर के मानो लता बादलों से शिकायत कर रही हो, जो कि बड़ी बेचैन है। बादलों के आने पर उसे सुख की अनुभूति हुई है और वो बादलों से कह रही कि बरस भर के बाद आपने हमको याद किया। इसी तरह से गांव की जो लड़की है, जो बेटी है, उसकी सखी मानो दामाद से शिकायत कर रही है कि बरस भर के बाद आपने हमारा स्मरण किया, बरस भर के बाद आप यहाँ पर आए हैं हम सबसे मिलने के लिए। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ। ताल, गांव का जो तालाब है उसको ताल कहा जाता है। तो गांव का जो तालाब है वो मानो प्रसन्न हो गया कि अब वो भी जल से परिपूर्ण हो जाएगा, जल से भर जाएगा। बादलों को देख करके तालाब जो है वो प्रसन्न हो गया कि अब उसमें भी जल भर जाएगा। और दामाद के स्वागत के लिए लड़की का जो भाई है वो मानो परात में पानी भर के लाया है दामाद के पैरों को प्रक्षालित करने के लिए, पैरों को धोने के लिए। क्योंकि गांव का ये नियम होता है कि गांव में जब कोई भी मेहमान आते हैं तो परात में या थाली में पानी रख करके उनके पैरों को धुला जाता है। ये कई दृष्टियों से उचित है, क्योंकि एक तो व्यक्ति थका हारा होता है, पैर धुले जाते हैं, उसे काफ़ी आराम मिलता है। दूसरे, आज जो कोरोना का समय चल रहा है, इसमें भी अगर देखा जाए तो पैरों को स्वच्छ करने के लिए, कीटाणु मुक्त करने के लिए तो इस तरह की आवश्यकता होती है। तो पहले के समय से ही हमारी ये परंपरा रही है कि बाहर का कोई व्यक्ति अगर आया है, कोई अतिथि है, हमारा कोई मेहमान है, तो उसके पैरों को पहले धुला जाता है, जिससे कि उसे आराम भी मिले और पैरों में जो कुछ भी गंदगी है वो दूर हो जाए। तो लड़की का जो भाई है वो मानो परात में पानी भर करके दामाद के पैरों के प्रक्षालन के लिए लाया है और वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दामाद के पैरों को धुल रहा है। मेघ आए बड़े बंठन के समर के। मेघ आकाश में बड़े बंठन के सज समर के आ गए हैं, छा गए हैं। और जो दामाद हैं, शहर से जो दामाद आए हैं गांव
बड़े बनठन के सज संवर के आ गए हैं। फिर कहा गया क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज कहते हैं जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं। क्षितिज अर्थात जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं, मिलते हैं नहीं, मिलते हुए से दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। और अटारी अर्थात, अटारी का अर्थ है अट्टालिका या छत। छत मतलब ऊंचा स्थान, जो कि छत को कहा जा सकता है, अटारी उसको कहते हैं, अट्टालिका को या छत को। तो क्षितिज पर बादल छा गए हैं, मानो छत पे बादल उतर आए हैं, यानी कि जब वर्षा होनी है, जल से बादल जब भर जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो धीरे धीरे नीचे की तरफ लटक जाते हैं मानो। तो ऐसा लग रहा है जैसे क्षितिज पर और छत पर बादल छा गए हैं और उन बादलों में बिजली जो है तेजी से कौंधने लगी है, चमकने लगी है। क्योंकि बादल जब खूब गहरे घने काले होकर के वर्षा होने वाली होती है, तो सभी ने देखा होगा कि देख लें कि दामाद जो है वो आकर के अब छत पर बैठ गए हैं और उनको आया हुआ देख करके जो लड़की है, गांव की जो बेटी है जिसके वो पति हैं, उसके चेहरे पे मानो आभा सी आ गई है, चमक सी आ गई है। अब कहा गया कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब धरती जो है वो बादलों से कह रही है कि क्षमा करो, मुझे ये लग रहा था कि शायद तुम नहीं आओगे और मैं पूरी तौर पर सूखी रह जाऊंगी। अब तुम आ गए हो, यानी धरती बादलों से कह रही है कि तुम आ गए हो, तो अब मैं हरी भरी हो जाऊंगी। उसी तरह से जो गांव की बेटी है वो दामाद से कह रही है कि मेरे मन में ये भ्रम था कि शायद आप नहीं आएंगे मुझसे मिलने के लिए, मुझे लेने के लिए। अब मेरे मन का वो भ्रम जो है वो दूर हो गया है, आप आ गए हैं। और बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। अब उन दोनों के मन में जो एक तरह से बांध था, यानी कि जो दामाद हैं उन्होंने भी अपने मन को काफी रोक रखा था, नियंत्रित कर रखा था। जो बेटी है उसने भी अपने मन को बहुत नियंत्रित कर रखा था, लेकिन मिलते ही दोनों के मन का बांध मानो टूट सा गया है और मिलने पर आंखों से अश्रुपात होने लगा है, यानी कि आंसू झरने लगे हैं। और बादलों के अर्थ में देखें कि बादल जो कि छा गए थे पूरी तौर पे, अब उनमें जो मानो कि अभी तक रुके हुए थे वो बांध उनका टूट गया है और वर्षा होने लगी है, धरती जल से आप्लावित होने लगी है और चारों तरफ जल ही जल बिखरने लगा है, जल दिखाई देने लगा है, वर्षा प्रारंभ हो गई है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के और आकाश में काले बादल बड़े बनठन के सज संवर के आ गए हैं। और दामाद के अर्थ में कि शहर के दामाद गांव में बड़े बनठन के सज संवर के आ गए हैं। तो इसमें कुछ मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया कि बनठन के, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत सज संवर के आना। दूसरा एक मुहावरा इसमें और है, जैसे इसमें दिया है, देखिए थर्ड लास्ट लाइन, क्षमा करो गांठ खुल गई। गांठ खुलना, गांठ खुलना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ वैसे तो होता है रहस्य खुलना, लेकिन यहाँ पर भ्रम दूर होने के अर्थ में इसको लिया गया है। बहुत सारे शब्द इसमें ऐसे हैं जो कि ग्रामीण भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ग्राम्य भाषा में, जैसे बयार शब्द है, पाहुन शब्द है, ये सब ग्राम्य भाषा के शब्द हैं। लेकिन कवि ने बड़े ही उत्तम ढंग से इन शब्दों का प्रयोग करके इस कविता को प्रस्तुत किया है और ये प्रतीकात्मक कविता बादलों के अर्थ में और गांव के दामाद के अर्थ में बहुत ही सुंदर बन पड़ी।